हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 28 मई 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आपको एक जगह मिल जाएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट न्यूज़ है, REC फाउंडेशन ने विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन को किस शहर में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए वितरित करने के लिए ताज सैट्स कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो दिल्ली में। अब क्या हुआ है कि नई दिल्ली के जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उन्हें भोजन वितरित करने के लिए REC फाउंडेशन ने ताज सैट्स कंपनी के साथ साझेदारी की है। ओके, क्योंकि ये सब लोग जो हैं कोविड-19 के वॉरियर्स हैं एक तरह से, और ये इतनी सेवा कर रहे हैं देश की, तो इन्होंने ये सोचा कि इनको भोजन प्रोवाइड करा जाए। तो भोजन प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब भोजन प्रदान कराने के लिए REC फाउंडेशन और ताज सैट्स के साथ साझेदारी की गई है, जिससे जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उन्हें भोजन प्राप्त किया जा सके। एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से पढ़ते हैं, अगर ये लॉजिक होता है वी प्रैक्टिकल। ओके, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो वो क्वेश्चन आपको एकदम से रट जाएगा। एकदम से कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे अटैम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करें तो इसके उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जी। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कौन है उपराज्यपाल? अनिल बैजल जी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने दिल्ली की नींव रखी थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी 15 दिसंबर 1911 को। ओके, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, किन्होंने इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का वो किसने तैयार किया था, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको अब ये याद रखना है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, इसके वास्तुकार कौन थे? तो सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा जो है तैयार की थी। ब्रिटिश भारत के जो लॉर्ड गवर्नर थे ना, जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धराशु सड़क राजमार्ग NH 94 पर किस शहर के नीचे 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का निर्माण किया गया? तो चंबा शहर उत्तराखंड में। अब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चार धाम परियोजना के तहत कौन सी सुरंग का निर्माण किया गया है? तो चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है। चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है, तो कौन से राज्य में किया गया था? उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड राज्य में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि उत्तराखंड के किस शहर में चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है? तो चंबा शहर, जो चंबा सुरंग है वो चंबा से याद रखना, चंबा शहर में ही इसका निर्माण किया गया है। ओके, हो गया याद? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है, अब उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए उत्तराखंड कितना सुंदर है। ये सारे फोटोज़ हमने उत्तराखंड के लिए हैं, तो वो देख लीजिए उत्तराखंड कितना सुंदर है, एकदम घूमने लायक है। तो आप लोग घूम सकते हैं वहाँ पर, जब आफ्टर लॉकडाउन। ओके, अभी नहीं। तो राजधानी देहरादून है, यहाँ की सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। और अगर पूछ ले जाए कभी कि इसका जो दूसरी कैपिटल है वो कौन सी है, तो वो है धर्मशाला। विंटर एंड समर्स कैपिटल जो है उसमें विंटर्स कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला, और समर्स कैपिटल है देहरादून। इसी तरह विंटर्स कैपिटल जम्मू है, समर्स कैपिटल जम्मू होती, और विंटर्स कैपिटल जो है श्रीनगर होती है। इस तरह कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। राजभाषा यहाँ की हिंदी और संस्कृत। और ये क्वेश्चन भी बन जाता है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है? तो वो है हमारा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। अभी हम मैप में भी दिखाएंगे कैसे हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य गठित कर दिया गया, उत्तराखंड। ओके, पहले उत्तरांचल नाम दिया गया था इसे, फिर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य जी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है।
विधानसभा में 71 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें आती हैं, लोकसभा में 5 सीटें आती हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात करें तो कौन है, तो वो है रमेश रंगनाथन जी। ओके, उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क से याद आया, अगर आपको नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, सारे जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में उन सभी के एक साथ पढ़ने हैं, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, कल शाम को अपलोड हुआ था, उस वीडियो को आप देखिएगा, 11 मिनट का है मे भी। उसको आप देखेंगे तो आपको जो भी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपको याद है तो रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाए जिससे आप उसको वॉच करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड का स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। ओके, यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है, तो वो है मोनाल। मोनाल नामक एक पक्षी होता है, वो यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प है यहाँ पर ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ओके, और राजकीय वृक्ष है यहाँ पर बोरांस। अब यहाँ पर प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो वो है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो आपने नाम सुन के सोच लिया होगा क्योंकि ये बहुत बड़े पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ का सोर्स ऑफ अर्निंग सबसे ज़्यादा कहाँ से आता होगा, पर्यटन से आता होगा। ओके, आय का स्रोत क्या है, वन्य संपदा एवं पर्यटन। ठीक है, तो इसमें जो आय का स्रोत हो जाएगा उत्तराखंड का वो क्या है, वन्य संपदा एवं पर्यटन। प्रमुख खनिज यहाँ पर तांबा, जिप्सम, फॉस्फेट, लौह अयस्क और सीसा है। धार्मिक स्थल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश से। 4 धाम की जो बात हुई थी इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। कभी पूछ लिया गया अगर कि 4 धाम में कौन कौन से जगह आती हैं, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आती हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश भी यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ओके, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ना पता हो हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार के बारे में हर कोई वाकिफ़ है कि वहाँ क्या है और वो कितना अच्छी जगह है। हम तो वहाँ गए भी हैं। ओके, होप आप सभी भी गए होंगे। फिर उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में देखने को मिलेगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको रुड़की में देखने को मिलेगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है रानीपुर हरिद्वार में। राष्ट्रीय अंध केंद्र जो है वो भी देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान में अगर याद रखो तो वो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर नैनीताल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये चमोली में आपको देखने को मिलेगा। वन्यजीव विहार में गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में देखने को मिलेगा। प्रमुख बांध यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है जो कौन सा है, तो वो है टेहरी बांध। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये है भागीरथी। ओके, इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, रति भागी टेहरी से। ओके, भागीरथी नदी पर टेहरी बांध है। और यहाँ पर दर्रे नीति, लिपलेख और जो यागला दर्रा है वो आपको कहाँ मिलेगा, और ट्रेप्लास दर्रा। इनकी लोकेशन भी याद रख लीजिए। लिपलेख जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत में है। यागला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत में मिलेगा आपको। ट्रेल पास जो दर्रा है वो बागेश्वर पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। ओके, अब इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अगर आपको दिख गया मैप में तो आपको उत्तरांचल भी दिख जाएगा। ओके, तो उत्तर प्रदेश हमारा ये है। ओके, और ये रहा है उत्तरांचल या उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड का बॉर्डर किस किस से शेयर हो रहा है ये देख लीजिएगा। तो एक तो हिमाचल प्रदेश से शेयर हो रहा है, इधर हरियाणा से शेयर हो रहा है, इधर हमारे उत्तर प्रदेश से इसका जो बॉर्डर है शेयर हो रहा है। अगर कंट्री की बात करें तो नेपाल से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखिए। मैप रीडिंग करते रहिएगा क्योंकि तभी हम मैप मर्ज करने लगे जिससे आपको जो भी राज्य है उनकी लोकेशन पता चल जाए। ओके, इधर चीन भी है, तिब्बत भी है,
पर सबसे नियरेस्ट इसकी जो कंट्री है वो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहले के 61 दिनों के वार्षिक मछली पकड़ने के दिनों को घटाकर कितने दिन कर दिया है। पहले क्या हुआ करता था कि 61 दिन तक मछली मछुआरे पकड़ सकते थे, पर अब इन दिनों को घटाकर 47 दिन कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में अपने अग्रणी काम की पहचान के लिए न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता कौन बने हैं। तो वो बने हैं राजीव जोशी। ये कौन है, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। अब इस क्वेश्चन में कौन कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो इजी से ये याद रखिएगा, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता कौन बने, राजीव जोशी जी। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार दिया क्यों गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में अपने अग्रणी कार्य की पहचान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो अब आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक कंपनी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NVPCL मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ओके, और किसके साथ किए, मध्य प्रदेश के साथ। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कैपिटल इसकी हो जाती है भोपाल। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट के भी नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का एक रीवा है मध्य प्रदेश में, उसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ओके, एंड मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत सारे हैं, तो और टाइगर रिजर्व भी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, पन्ना पेंच फॉसिल वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ओके, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, इसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1983 में, जिसमें मिथाइलआइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में, अभी हाल ही में एक जल महोत्सव नामक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के तहत काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। कारखाना अधिनियम के तहत कार्य जो किया जाता है उसमें पहले 8 घंटे काम कर सकते थे, अब 12 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। ये भारत का पहला राज्य जिसने ये जो कार्य की टाइम है, जो समय है, उसे बढ़ा दिया, तो वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान भी बहुत ही सुंदर है पर्यटन के हिसाब से। वहाँ पर अगर घूमने गए तो 1-2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो ये राजस्थान का एक फोर्ट है जिसका फ़ोटो हमने यहाँ लगाया हुआ है, क्योंकि आपको अच्छा लगे थोड़ा कि राजस्थान देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयपुर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ओके, अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जयपुर को तो पिंक सिटी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अब ये आप बताइए जोधपुर को क्या कहा जाता है, जोधपुर को किस नाम से संबोधित करते हैं, ये आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर जिले 33 हैं, राजभाषा यहाँ की हिंदी है। गठन 30 मार्च 1956 को हुआ राजस्थान का। राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र जी हैं। ट्रिक से याद रखिए, राजस्थान में राज आता है और इनके में भी कलराज, तो कलराज राजस्थान के जो गवर्नर है वो कौन है, कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, 10 सीटें आती हैं राज्यसभा से, और लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, एंड अगर पूछ लिया जाए राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो वो है इंद्रजीत मोहंती जी। राजस्थान भारत का गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ओके, 4th प्लेस पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अब आपका होमवर्क एक और हो गया कि 4 राज्य हैं इसमें, तो 2nd एंड 3rd प्लेस पे क्या आता है। एक हम ऐसे हिंट दे सकते हैं, हमें पता नहीं है, हम मुंबई बता सकते हैं इसमें, और एक राज्य और बता सकते हैं, तो कौन सा बता सकते हैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर में पंजाब है,
पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। अभी मैप रीडिंग कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसकी एग्जिस्ट जो लोकेशन है वो कहाँ है और ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है इसकी। अगर जियोग्राफिकल इसकी जो विशेषताएं देखी जाएं तो उसमें क्या है कि जो वेस्ट है वहाँ पर इनका थार मरुस्थल है और घग्गर नदी अंतिम छोर पर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में अरावली श्रेणी राजस्थानी की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी ये इससे क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो अरावली श्रेणी है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क तो कई बार पूछा गया है, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। रामसागर धौलपुर और केसरबाग धौलपुर में ये सभी जो उद्यान है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब वो राजस्थान के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं जो अभी हमने आपको बताई नहीं। अब हर चीज़ नोट नहीं कर सकते हैं पीडीएफ में, तो जो हम ओरली बोलते हैं उन पर भी आप ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि पीडीएफ में हम नोट करेंगे तो आप लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। जो ओरली आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपने अगर ध्यान से एक बार सुन लिया तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो राजभाषा यहाँ की है हिंदी, ठीक है। राज्य का राजकीय पुष्प होता है रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष होता है खेजड़ी। ओके, क्या होता है, खेजड़ी जो होता है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष होता है। ओके, राजकीय पशु यहाँ का चिंकारा है, राजकीय पक्षी गोडावन है, राजकीय खेल अगर पूछ लिया क्या है तो वो है बास्केटबॉल। ओके, क्या है, बास्केटबॉल। जिले तो हमने यहाँ पे बता ही दिए कि 33 हैं। ओके, राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। और अगर पूछ लिया है कि जो उच्च न्यायालय है राजस्थान का उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। राज्य का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर या 1722 मीटर। ओके, और यहाँ पर जो राजस्थान का गांधी है किसे कहते हैं, तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। आपको अब क्या बताना है, आपको कर्नाटक गांधी का नाम बताना है। राजस्थान गांधी का नाम हमने कर्नाटक गांधी का नाम कई बार बताया हुआ है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है, जिसे पहले अजय मेर के नाम से जानते थे। तो राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को। जहाँ पर अजमेर शरीफ भी, आप लोगों ने कई मूवीज़ देखी होंगी उनमें नाम आया होगा अजमेर शरीफ का, तो अजमेर में ही वो है। और अगर पूछे तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग लगभग 60% है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश या प्रारंभ करने वाला जो जिला था तो नागौर राजस्थान का ही था, तो ये भी आपको याद रखना। राजस्थान नाम देन है, तो राजस्थान नाम जो दिया है वो दिया किसने है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पीसीएस में भी पूछा गया है। तो कर्नल जेम्स टॉड ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने ये राजस्थान नाम दिया है। राजस्थान से क्वेश्चन और बनता है, 18 मई 1974 को अपना प्रथम भूमिगत परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी प्रधानमंत्री थे, कन्फ्यूजन हो रहा है, मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, ये याद रखिएगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल चल रहा था जब ये पोखरण का टेस्ट हुआ था, जो भूमिगत परमाणु विस्फोट का टेस्ट हुआ था। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जो है वो आपको नागौर में देखने को मिलेगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो है भील। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर है। धौलपुर यूपी और राजस्थान का बॉर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि आगरा के उस और धौलपुर है। ओके, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो माउंट आबू में होती है। ख्वाजा नईम मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सांभर और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है राजसमंद। ओके, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, तो ये आपको याद रखना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपको माउंट आबू में देखने को मिलेगा। अब इतनी सारी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में पता चल गई। अब राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान की लोकेशन आपको दिखी गई होगी, ये रही है राजस्थान की लोकेशन। अब लोकेशन तो हमने देख ली,
तो राजस्थान की लोकेशन के साथ साथ आपको ये देखना है कि राजस्थान का बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर हो रहा है। राजस्थान का बॉर्डर देखिए गुजरात से शेयर हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश से शेयर हो रहा है, उधर हरियाणा से शेयर हो रहा है, ये जो है पंजाब से भी शेयर हो रहा है, इधर मध्य प्रदेश से भी शेयर हो रहा है। और इसका जो बॉर्डर ये है, ये पाकिस्तान से कंट्री से इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने एक नई आरटी लैंप आधारित कोविड-19 नैदानिक किट को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो अब क्वेश्चन कैसे आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिलकर एक साझेदारी की है। क्यों की है, इन्होंने एक नई आरटी लैंप आधारित कोविड-19 नैदानिक किट विकसित करने के लिए साझेदारी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन कौन सा है। तो वो है AR-500C हेलीकॉप्टर। ओके, तो अब चीन जो है, जब वुहान के बाद उसकी बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, वुहान के केस के बाद जो कोविड-19 का प्रसार हुआ, तो वो अब अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है। ओके, तो सुपर पावर दिखा रहा है कि हम इतने सुपर हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन है, उसे तैयार किया है, जिसका नाम है AR-500C हेलीकॉप्टर। अब चीन की बात करें तो राजधानी होती है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है संघाई, राजभाषा यहाँ की मंडारिन। और मंडारिन से एक बात और याद रखनी है, अगर भाषा के तौर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो मंडारिन भाषा ही है। मुद्रा यहाँ की युआन और रेनमिनबी है, और चीन ने डिजिटल करेंसी के रूप में भी युआन को लॉन्च कर दिया है। राष्ट्रपति जी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है। यहाँ भारत और चीन के मध्य एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास कहते हैं। एंड भारत की जो चीन की संसद, उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAMS सेफगार्ड नाम से दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो तापमान एवं मास्क का पता लगाता है, इसे विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है। तो वो है BAMS ग्लोबल मुंबई। ओके, मुंबई क्या है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र की दूसरी कैपिटल नागपुर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, महाराष्ट्र में CM कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी हैं, और महाराष्ट्र के अंदर जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके, अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजाजी व्याघ्र प्रकल्प उत्तराखंड राज्य में किन 3 जिलों में फैला हुआ है। तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन स्थल की स्थापना कब हुई। तो 1 नवंबर 1974 को हुई, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1 सितंबर 1961 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो 1 सितंबर 1956 को हुई, मुख्यालय मुंबई में है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है, जो कल हमने डिस्कस किए थे वही। चौथी पीढ़ी के LCA तेजस विमान के भारतीय वायुसेना अपने 18 स्क्वाड्रन का संचालन करेगी, जो किस शहर के पास स्थित सुल्लूरू वायुसेना स्टेशन में होगा। तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे रखना है कि जो हमारी भारतीय वायुसेना है, इन्होंने सिल्लूर वायुसेना स्टेशन से क्या किया कि 18 स्क्वाड्रॉन का संचालन किया है। और कौन सी शहर में किया है, कौन से राज्य में किया है। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ऋण स्थिति प्रतिवेदन के 9वें संस्करण के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण कितना है। तो वो है 1.3 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस वाहन के लिए L7 क्वाड्री साइकिल श्रेणी के लिए उत्सर्जन मापदंडों के लिए अधिसूचना जारी की है। तो BS6 वाहन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिवालियापन और कंपनी मामलों से संबंधित सभी मामलों के एक पक्ष के रूप में किस मंत्रालय को पेश करने से पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को के आदेश को अलग रखा है। तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को अलग रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो कार्मेट रेनहार्ट बने हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1944 में हुई। तो मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक की स्थापना किस परिषद के दौरान की गई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी 1944 में।
वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डेविड मालपास जी और पॉल रोमर मुख्य अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय शांति दूत कौन है जिन्हें वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो मेजर सुमन गवानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मई से 2020 को पंजाब के मोहाली में मृत्यु हुए 25 मई 2020 को मृत्यु हो गई है भारतीय चेस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए 16 दिग्गजों में से एकमात्र ये भारतीय थे और इन्हें 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या रखना है, इतनी सब रामायण आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है इनका नाम। बलबीर सिंह सीनियर जी की मृत्यु हो गई, ये कौन थे? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे। ओके, अब इनको 3 स्वर्ण पदक मिले थे ओलंपिक में। ओके, और 1957 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है इनके। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। बस ये 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, बाकी ये सब कुछ आप भूल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। मिजोरम ने क्या किया है? खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया, क्योंकि अगर खेल एक इंडस्ट्रियल बन जाएगा, प्लेइंग जो खेल होंगे, तो अगर इंडस्ट्री बन जाएगी तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे राज्य का डेवलपमेंट होगा। ओके, मिजोरम की कैपिटल आपको पता ही होगी क्या है, आइजोल है। और सिरोही नेशनल पार्क आपको मिजोरम में ही देखने को मिलेगा। एंड आपको क्या है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर राज्यपाल हैं और सीएम है जोरामथंगा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए हैं? तो तमिलनाडु ने ये शुरू किए हैं। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? वो हैं, सीएम का नाम नहीं दिया, हाँ, एडापट्टी के पलानीस्वामी, और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। तमिलनाडु की कैपिटल होती है चेन्नई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खेल प्राधिकरण ने आकांक्षी खिलाड़ियों के व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात क्रीड़ा प्राधिकरण ने ऐसा किया है। ओके, तो अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल हो जाती है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। गुजरात के सीएम का नाम विजय रूपानी जी है। गुजरात के अगर राज्यपाल पूछ लिया तो वो आचार्य देवव्रत जी हैं। ओके, अब लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम न्यू क्या सीखने वाले हैं? तो न्यू सीखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये वीडियो के साथ साथ तो हम लेट्स लर्न समथिंग न्यू दे ही देते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल वीडियो भी आने वाले हैं, विटामिन का भी लगा हुआ है एंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भी लगा हुआ है। तो ये सारे वीडियोज़ आपको इंडिविजुअल तरीके से भी मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आप एकल तरीके से पढ़ लीजिएगा और उनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा और रिवीजन आपका हो ही जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ भी रिवीजन कर रहे हो, फिर वहाँ वीडियो में भी कर लेना। रेखा का नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। तो डूरंड रेखा है किसके साथ अपनी सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। 1986 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसे निर्धारित की गई थी। रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के मध्य बनी हुई रेखा है। 1120 किलोमीटर की लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ रेखा, ये तो सभी को पता होगी, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा। तो देश किन देशों के मध्य? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य ये रेखा है। वियतनाम के एकीकरण से पहले ये देश के 2 भागों में बांटती है। रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा और ये जो है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, ये कोरिया को 2 भागों में बांटती है। रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा। ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। ओके, रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी। ऑर्डर नेशी लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे निर्धारित किया गया था। मैगनाट रेखा जो है वो जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य में, जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। ओके, रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा।
ये जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य ये खींची गई रेखा है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, होप अच्छा ही लगा होगा, इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है तो आपको बुरा तो नहीं लगा होगा। तो फिर क्या करना है आपको, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड आपको क्या करना है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयरचैट अगर आप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप पर जाना है, तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है और फॉलो भी करना है। वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर से आपको करना है, क्योंकि ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा वीडियो देखने के साथ साथ। ओके, एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्लासेस की PDF आपको वहाँ से मिल जाए और आप सुटेबल तरीके से अपने नोट्स बना सकें। अगर नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप अपना रिवीजन कर सकें। ओके, तो आपको क्या करना है, अब सारी बातें हमने आपसे बता दी, तो सभी पे फॉलो कर लेना है और आपको कमेंट क्वेरी में जो भी हो, कमेंट क्वेरी जो हो वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देनी है। ओके, अब घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा, घर वालों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, पढ़ते ज़रूर रहिएगा, अपने सपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, ऐसा हमेशा सोचते रहिएगा। कभी भी निगेटिव मत सोचिएगा कि डिसअपॉइंट होके बैठ जाओ, ऐसा मत करना कभी भी। बस पॉजिटिव रहिएगा, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक यू।